वो बेरीश शख्स बाबर की नानी इसान दौलत बेग का चचाजाद भाई था, इसलिए अपने नाम के साथ लफ्ज तागाई को खिताब की तरह इस्तेमाल करता और कतलोग निगार खानुम से बड़े सरपरस्ताना अंदाज से पेश आता था। सब लोग रेशमी गद्दे पर बैठ गए तो उसने कतलोग निगार खानुम को हौसला अफजाई करने वाली सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो बात छेड़ी जाए ना। कतलोग निगार खानुम ने कदरे हिचकिचाहट के साथ असबात में सर हिला दिया और अली दोस्त बेग ने खांस कर हलक साफ किया, सर झुका लिया और कहा, हुक्मराने अली, आपकी वालिदा साहिबा और आपका ये खादिम एक बहुत नाजुक मसले पर आपसे मशवरा करने के लिए आए हैं। आपकी हमशीरा मोहतरमा खानजादा बेगम 20 साल की हो चुकी हैं। उनकी शादी करने का वक्त आ चुका है। वो अपनी खूबसूरती में रश्क माहो मेहर हैं, दानाई और हया का पैकर हैं। अभी तक उनकी शादी के लिए कोई शायान शान शख्स नहीं मिल सका। आपकी वालिदा साहिबा को भी और इस नाचीज को भी फिक्र लाहिक है कि शहजादी की जिंदगी का बेहतरीन जमाना गुजरा जा रहा है। वो 2-1 साल और यूं बैठी रही तो मजाक उड़ाया जाने लगेगा। लोग कहेंगे मिर्जा उमर मरहूम की दुख्तर तो कंवारी बैठी है। कतलोग निगार खानुम भी कह उठी। बाबर अपनी बहन के बारे में इस किस्म की बातें पहले भी सुन चुका था, लेकिन आज अली दोस्त बेग के फैसला कुन रवैये से उसने अंदाजा लगाया कि गलबन कोई मौजू नौजवान तलाश कर लिया गया है। उसने नौजवानों वाले तजस्सुस के साथ बराह रास्त दरियाफ्त किया, हमारी बहन से शादी करने का ख्वाहिशमंद कौन है? अली दोस्त बेग ने ऐसे ही बराह रास्त अंदाज से जवाब देना न चाहा। ये कहने की जुर्रत भला कौन कर सकता है कि वो शाह फरगाना का बरादर निस्बती बनने का अहल है? सिन रसीदा बेग ने पुरसताइश अंदाज से सवाल किया। फिर भी बाबर ने इसरार किया। अब अली दोस्त बेग अपना राज खोलने पर मजबूर हो गया। आलीजा के सिपा सालारों में सुल्तान अहमद तंबल भी शामिल हैं। आली नसब, शजा और उम्र 28 साल की। आपको याद है ना, उन्होंने गुज़श्ता साल याकूब बेग की साजिश का पर्दाफाश करने में आपकी कितनी मदद की थी और जगरकों पर उनका धावा कितना कामयाब रहा था। बाबर ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन जब उसने अपने तसव्वुर में खानजादा बेगम को अहमद तंबल के पहलू में खड़ा किया तो उसका दिल मुस्तरब हो गया। दोनों में जाहिरी या बातनी कोई मुमासलत ही न थी। आपको मंजूर है वालिदा मोहतरमा? उसने पूछा। कतलोग निगार खानुम ने गहरी ठंडी सांस ली। और चारा ही क्या है, उसने सवाल का जवाब सवाल ही से दिया। खानजादा बेगम वैसे तो किसी शाह की मलिका बनने के लायक हैं, लेकिन इस दौरे पुराशोभ में काबिल एतमाद हुक्मरान है ही कौन? मैंने और अली दोस्त बेग साहिब ने सारी छानबीन कर ली है। बेग अहमद तंबल बड़े आली नसब हैं। उनके परदादा सुल्तान थे और खुद चंगेज खान के रिश्तेदार। उनके बड़े भाई तलबा बेग इन दिनों ताशकंद में आपके मामू जान खान महमूद के वजीर आजम हैं। अगर अहमद तंबल बेग हमारे दामाद बन जाएंगे तो वो अपने बड़े भाई की वसातत से आपके और आपके मामू जान खान महमूद के दरमियान करीबी रवाबित कायम करा सकेंगे। वैसे भी इतने बासर बेग का अपने खानदान और सिपाहियों समेत आपके साये में आ जाना बड़ा सहारा होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, अली दोस्त बेग ने मुकम्मल खुद एतमादी के साथ कहा। बाबर की समझ में न आया कि क्या कहे और उसने शाने उचका दिए। वो कुछ झिझक भी महसूस कर रहा था। बहन उससे 5 साल बड़ी थी। माँ और बुजुर्ग बेग आखिर उसे ऐसे दुश्वार मसले में क्यों उलझाना चाहते थे? ये रिश्ता तो खुद शहजादी के लिए भी अच्छा साबित होगा। अली दोस्त बेग ने मजीद कहा, उनकी शादी अगर किसी फरमारवा से होगी तो वो अपनी वालिदा से, अपने बरादर अजीज और हमारे हुक्मरान की हिफाजत और सरपरस्ती से दूर हो जाएंगी। उनका कहीं पास ही में रहना मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। कतलोग निगार खानुम ने एक बार फिर गुफ्तगू में मुदाखलत की। खानजादा बेगम मेरी पहलोटी दुख्तर हैं, मेरी मुशीर हैं। उनकी शादी अगर यहीं हो जाती है तो वो मेरी आंखों के सामने रहेंगी और मुझे तन्हाई महसूस नहीं होगी। बाबर ने सोचा कि बहुत सी बातें जिनका उसे ख्याल नहीं आता वालिदा समझा देती हैं और उसने अज़्म के साथ कहा, यह रिश्ता वालिदा मोहतरमा को मंजूर हो तो समझिए कि बात तय रही। अली दोस्त बेग की बातें खिल उठी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मेरे हुक्मरान, बिल्कुल दुरुस्त। लोग सच ही तो कहते हैं, माँ को मंजूर तो खुदा को भी मंजूर। लेकिन कतलोग निगार खानुम खुश न हुई। क्यों? बाबर ने पूछा। खुद हमशीरा साहिबा का क्या ख्याल है? कतलोग निगार खानुम ने कशमकश भरी खामोशी के बाद अपने दिल के मलूल होने की वजह बता दी। वो तो राजी नहीं हैं। उन्हें मालूम हुआ तो देर तक कश्मबार रहीं। ऐसे मौकों पर तो लड़कियां हमेशा ही रो पड़ती हैं। अली दोस्त बेग के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। अब रहने भी दीजिए बेग साहिब, कतलोग निगार खानुम ने अचानक झल्ला कर कहा। रहने भी दीजिए। खानजादा बेगम के दिल पर इस वक्त जो बीत रही है उससे मैं सख्त परेशान हूँ। बाबर जान, माँ ने अब उदास और धीमी आवाज से कहा। उनके मुहीब अल्फाज इत्तफाकन मैंने सुन लिए। वो तो खुदकुशी करने पर आमादा हैं। क्या करूं मैं, है क्या करूं? मेरी तो जैसे अक्ल ही जवाब दे गई है। क्या? बाबर कह उठा। सिन रसीदा बेग अब भी खामोश न हुआ।
शाह मुअज्जम, दरअसल आपकी हमशीरा आपको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती हैं। वो आपके कहे को टाल नहीं सकती। मैं आपकी वालिदा साहिबा के साथ सिर्फ ये अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि शहजादी को बुलाकर उनसे इस मसले पर गुफ्तगू कर लीजिए। रियासत के मफादात के मद्देनजर उन्हें राजी होना ही चाहिए। आली नसब बेग अहमद तंबल ने पैगाम भिजवाया है। उन्हें और उनके सारे खानदान को शाही इनायात का इंतजार है। इनकार कर दिया जाएगा तो वो आपकी दुश्मनी पर उतर आएंगे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। और फिर मलका आलिया का ख्याल भी दुरुस्त है। शहजादी अगर मजीद 3-4 साल नाकत खता रही तो आपके दुश्मन अफवाहें उड़ाने लगेंगे। लड़की बूढ़ी हुई जा रही है, कोई दूल्हा ही नहीं मिलता। ऐसी अफवाहें शाही खानदान के लिए मुदर साबित होंगी। खानजादा बेगम अगर आपकी खैर खा हैं तो उन्हें जरूर राजी हो जाना चाहिए, जरूर। बाबर ने अपना सर हथेलियों से दबा लिया और खामोश बैठा रहा। वो सख्त उलझन में मुब्तला था। इस नौइयत के मसले से उसे जिंदगी में पहली बार साबिका पड़ा था। किसी गैर का मामला होता तो कोई बात ना होती, लेकिन ये तो सगी बहन का मामला था। उसे तो बहन से इस मसले पर गुफ्तगू छेड़ना तक नामुनासिब मालूम हो रहा था। दूसरी तरफ माँ उसकी मदद की मुंतजर थी। माँ मदद की मुंतजर थी और बहन अपनी जान लेने पर तुली हुई थी। कितना बड़ा गुनाह सरजद हो सकता था। अच्छी बात है, आखिरकार बाबर ने जो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कहा, हमशीरा साहिबा मेरे पास आएंगी तो मैं उनसे तन्हाई में बात कर लूंगा। कतलोक निगार खानम जल्दी से उठ खड़ी हुई। अभी भेजती हूँ मैं उन्हें आपके पास। अली दोस्त बेग मुस्कुराया और उसके छिदरे दांत नुमायां हो गए। हुक्मरान का फैसला हरफे आखिर है सबके लिए। और उसने अपने चेहरे पर दुरुस्ती तारी कर ली, गोया बाबर को समझा रहा हो कि बहन से सख्ती से पेश आना। और इस तरह भाई बहन की मुलाकात तन्हाई में हुई। बाबर शश पाया चौकी के पास जिसपे सीपियां जड़ी हुई थी बैठा धीरे धीरे किताब के औराक उलट रहा था और उसे ये ख्याल भी नहीं आ रहा था कि दोनों शम्मादानों में से किसी की भी रोशनी सफहात तक नहीं पहुंच रही। खानजादा बेगम अपने जर्द लिबास में बीमार सी नजर आती हुई गद्दे पर बैठी हुई थी। तबीयत कुछ नासाज है क्या? बाबर ने बात शुरू की। मैं हुक्मरान से अपनी इयानत और हिफाजत की उम्मीद रखती हूँ। खानजादा बेगम के मगमूम चेहरे पर आंसुओं के कतरात लुढ़क पड़े, लेकिन उसकी आवाज से अज़म झलक रहा था। बाबर का दिल एक बार फिर मुज़तरब हुआ उठा। औरतों की अश्कबारी उससे देखी नहीं जाती थी। वो पेचीदा मसाइल कुछ कम थे जिनसे सिपा सालार के मुकद्दर ने, मावरन नहर के इत्तेहाद के अलमबरदार के मुकद्दर ने उसे दो चार कर रखा था। उसने बड़े दर्द व गम के साथ कहा, इयानत की जरूरत तो मुझे खुद ही है हमशीरा साहिबा। मैं तो खुद ही इन उलझनों से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे घेर रखा है। जाने कैसी कैसी दुश्वार जिम्मेदारियां मेरे सर पर आन पड़ी हैं। आप अपने आंसुओं से मुझे लाचार कर देना चाहती हैं क्या? खानजादा बेगम ने फौरन ही आंसू पोंछकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। मोहतरम अमीर, मैंने सुना है कि अहमद तंबल ने पहाड़ों पर मारे जाने वाले गल्लेबानों के सर काट लिए थे और उनसे भरा हुआ बोरा लेकर वापस लौटा था। बाबर को उस नौजवान का, जिसकी अभी मसें ही भीग रही थी, खून से लथपथ सर याद आ गया और वो चौंक पड़ा। मार्कों में सर तो कटते ही हैं। उसने बहन से ज्यादा खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा, आखिर हमारे सिपाहियों को भी तो मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं तो अपनी सीधी सादी जिंदगी किसी तालीम याफ्ता शख्स के साथ गुजारने के ख्वाब देख रही थी। अहमद तंबल के हाथ तो खून में रंगे हुए हैं। वो तो कातिल है, कातिल। आलिजा, क्या वाकई उस शख्स को मेरे लायक तसव्वुर करते हैं? आपकी जैसी सिफात वाला खामिन तो शायद दुनिया में कहीं भी ना मिलेगा। फिर भी गालिबन वालिदा मोहतरमा ने आपको इस तजवीज से मुताल्लिक असबाब बता दिए होंगे और मैं भी मजबूरन आपसे यही इल्तमास कर रहा हूँ। खानजादा बेगम ने शम्मों की धुंधली रोशनी की तरफ तकते हुए अचानक अहमद तंबल का, उसके बेडौल जिस्म और बालों से खाली चेहरे का तसव्वुर किया। सोचा कि उसे एक ही बिस्तर पर उस शख्स की हमख्वाब होना पड़ेगा और कराहत के मारे उसके बदन में झुरझुरी आ गई। मुझे उस बेग से डर लगता है। आपको किसी से खौफ होने की जरूरत नहीं हमशीरा साहिबा। मैं किसी को आपका बाल भी बेका न करने दूंगा। लेकिन आपकी हमशीरा की शादी जबरदस्ती ऐसे शख्स से, इतने मकरूह शख्स से की जा रही है। इससे बड़ा और काबिल मदावा जुल्म और क्या हो सकता है? बाबर का अज़्म जवाब दे गया, जुल्म तो खुद मुकद्दर ही है। मुझे दिन भर ऐसे लोगों के दरमियान रहना पड़ता है जो मुझे एक आंख नहीं भाते। मुझे ऐसे कामों में घसीटा जाता है जिन्हें मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी हुकूमत के, अपने मावरन नहर के मफादात के मुतालिक सोचता और खुद पर जबर करता हूँ। दोनों कुछ यूं अपनी अपनी कही जा रहे थे जैसे दूसरे की बात सुन ही ना रहे हों। हालांकि खानजादा बेगम भाई के ख्यालात को बेहतर तौर पर समझ रही थी और उसे भाई के हालात पर अफसोस भी ज्यादा हो रहा था।
उसे अचानक याद आ गया कि भाई जब छोटा सा था तो उसे कितनी मोहब्बत से गोद में लेकर खिलाया करती थी। बाबर जान, मेरे वाहिद बरादर, मेरे निगहबान, मैं तो आपकी खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तो आपकी खातिर अहमद तंबल से भी शादी करने को राजी हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपके हमदर्द दिल से बखूबी वाकिफ हूँ। अगर मैं तमाम उम्र नसीबो मारी ही रही तो आपका दिल मेरे अपने दिल की निस्बत कहीं ज्यादा परेशान रहेगा। लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप नसीबो मारी न रहेंगी। मैंने उस शख्स से शादी कर ली तो मेरी सारी जिंदगी रोते रोते ही कटेगी बाबर जान, यकीन मानिए। और जहाँ तक मावरन नहर के मफादात का सवाल है तो ताजदार भी इंसान ही होता है, उसे भी जीने को बस एक ही जिंदगी मिलती है। हमें अपने दिल की आवाज पर कान लगाना चाहिए। साफ दिल कभी भी दगा नहीं देता। खानजादा बेगम ने यह सब इतनी ईमानदारी, गर्मजोशी और तुंदी और तेजी के साथ कहा कि उसके दिल की आग बाबर के दिल तक भी पहुंच गई। बेरहम बेग सल्तनत से मुतालिक फराइज इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की आरज़ुएं। उफ, किस बला की सर्दी के मौसम सरमा जैसा था ये सब। खानजादा बेगम ने इस बर्फ को पिघला दिया जिसने बाबर के दिल को जकड़ रखा था। उसके दिल में एक बार फिर फसले बहारा की हरारत और नौजवानी की आजादी वापस आ गई और सीने का बार हल्का हो गया। खानजादा बेगम ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ कहा, आप बड़े साफ दिल, बासलाहियत और साहिब ईसार नौजवान हैं बाबर जान, और इन बेगों ने अपने निजी मफादात को मफादात सल्तनत बताना अपना वतीरा बना लिया है। ये लोग दरअसल आपकी कमसिनी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये आपको जब आपकी मर्जी के खिलाफ किसी इक़दाम पर मजबूर किया करें तो मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने दिल की आवाज पर जरूर कान लगाया कीजिए। आपका ये साफ दिल बेहतरीन मुशीर है, ये कभी फरेब ना देगा। और उसने अपना हाथ भाई की तरफ बढ़ा दिया। मैं आपके इस साफ दिल से इंसाफ की मुतवक्के हूँ। मोहतरम अमीर, आपका दिल जो हुक्म आपको दे वही आप मुझे दीजिए, मैं ऐसे हर हुक्म की तामील करूंगी। बाबर तेजी से गद्दे पर से उठ खड़ा हुआ और उसने बहन का हाथ थामकर उसे भी खड़ा कर दिया। बहुत रो चुकी, अब रहने भी दीजिए, उसने चुपके से कहा और बमुश्किल अपनी सिसकियों को जब्त कर सका। मेरी वाहिद, मेरी सगी हमशीरा मुझे सारे बेगों से कहीं ज्यादा अजीज है। इनकार करने से कैसी भी मुसीबत क्यों न नाजिल हो, मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त तक अपनी हमशीरा की शादी किसी ऐसे शख्स से हरगिज ना होने दूंगा जिसे वो पसंद नहीं करती। बाबर के लश्कर ने पूरे मौसम गर्मा और फिर सारी खिजा में समरकंद का मुहासरा जारी रखा। बाय संकूर ने पूरे 7 महीनों तक शहर के फाटक न खोले। आखिरकार जब अहले समरकंद की भूख और दूसरी बहुत सी तकालीफ के दर्दनाक नजारे उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो वो मौसम सरमा की एक रात को दारुल हुकूमत छोड़कर अपने मुट्ठी भर आज़ाओ मुकर्रबीन के साथ चोरी छुपे खुसरो के पास शहर हिसार भाग गया। समरकंद के बेगों को जैसे ही अपने हुक्मरान के फरार हो जाने का इल्म हुआ वैसे ही उन्होंने हुक्म दिया कि शहर के फाटक खोल दिए जाएं। बाबर 3000 से जायद पूरी तरह मुसल्लह फौजियों के साथ, जो कि उसके समरकंद लाए हुए लश्कर जर्रार का सिर्फ एक हिस्सा थे, नक्कारों और करनाओं की गूंज के दूर दरमियान शहर में दाखिल हो गया। उसने दुनिया के उस उजूबे को पहली बार 5 साल की उम्र में देखा था और अब दूसरी बार देखने पर ठीक से याद नहीं आ रहा था कि समरकंद में कौन सी चीज कहां पर है। उसे अपनी निगाहों के सामने शानदार गुंबदे बर्फ की नीलगुं चट्टानों की तरह फजाओं में तैरते हुए नजर आए तो उसने कासिम बेग से यह दरियाफ्त किया कि इनमें से कौन सा गुंबद अल बेग मदरसे का है और कौन सा बीबी खानम मस्जिद का। दस्ते कले की फसील के करीब ठहर गए और बाबर मसहूर होकर गोरा अमीर के हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत गुंबद को अपने उन अजीम आबा व अजदाद के मकबरे को देखने लगा जिनके कारनामों की यादें उसके अंदर शोहरत की भूख को भड़काती रहती थी। उस गुंबद को उसने किसी के बताए बगैर खुद ही पहचान लिया। सिलसिला इमारत के पुरवकार नजारे और वाज़े बैरूनी खतूत पर बाबर का दिल अश अश कर उठा। टीले पर से जहां शहर का कला वाक़ था, बाबर को बरामदेदार बेशुमार मकानात, सड़कें और गलियां साफ साफ नजर आ रहे थे। वो दूर तक फैली हुई इस इंसानी रिहायशगाह पर नजरें जमाए हुए था कि इतने में अचानक उसके दिल में टीस सी उठी। उन्हीं बेशुमार मकानात में से किसी एक के झरोके से उसकी मंगेतर आयशा भी उसको फाते को देख रही होगी। बेचारी अपनी कैद के तमाम मसाइब से निजात पा चुकी थी, अब उसकी मुंतजिर थी, लेकिन क्या सिपाहियों की इस भीड़ भाड़ में उसे पहचान भी सकती थी। बाबर अपने घोड़े पर कासिम बेग के नजदीक पहुंचा और धीरे से पूछा, आपने किसी को यह मालूम करने के लिए भेजा कि कैदी किस हाल में है? कासिम बेग सवाल के खुफिया मफहूम को फौरी तौर पर न समझ सका। आलिजा, ये आप किन कैदियों के मुतालिक फरमा रहे हैं? बाबर को कासिम बेग से, जो उम्र के एतबार से उसके वालिद जैसा था, मंगेतर का तज़किरा करते झेम सी महसूस हुई।
اس نے کچھ عجب ڈھنگ سے شرما کر نظریں جھکا لی۔ بات قاسم بیگ کی سمجھ میں آ گئی۔ جی ہاں، قیدی قیدنے، اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے جسے بابر زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ میں نے آپ کو نویان کوکلتاش کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ سلطان احمد مرحوم کی صاحبزادیوں پر کیا بیتی۔ حکمراں کو شام تک تفصیلات کا علم ہو جائے گا۔ وہ لوگ قلعے کے اندر داخل ہوئے جہاں سب سے وسیع اور عالیشان عمارت نیلگو محل کوک سرائے کی تھی۔ کوک سرائے میں قیام کے دوران متعدد تاجدار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ یہ عرصے سے حکمرانوں کے دلوں پر ہیبت سی طاری کرتا آ رہا تھا، اسی لیے سمرقند کے کئی سابق حکمرانوں نے اس میں رہائش نہیں اختیار کی تھی۔ وہ کوکتاش پر چڑھتے اور محل سے باہر چلے آتے تھے۔ بابر نے بھی قلعے کے دائیں حصے والے محل میں قیام کا فیصلہ کیا جو بستان سرائے کہلاتا تھا۔ شام کو جب بستان سرائے میں شمعیں روشن کر دی گئیں تو نویان بابر کی خوابگاہ میں آیا۔ یہ کمرہ ہر جگہ گلت کا کام ہونے کے باوجود کافی سرد تھا۔ یہاں گدے توشک وغیرہ کافی بچھے ہوئے تھے، پھر بھی پوستین اور گرم کلاہیں اتارے بغیر ہی گفتگو کرنی پڑی۔ نویان کوکلتاش کے لہجے میں دھیرے دھیرے گرمجوشی پیدا ہوتی گئی اور وہ بے تصنع ہو گیا۔ بابر کے عنان سلطنت سنبھالنے کے بعد سے اس کے نویان جیسے ہم عمر احباب کی اہمیت گھٹنے لگی تھی۔ بادشاہ احباب سے نہیں بیگوں سے گھرا رہتا تھا، دستور ہی کچھ ایسا تھا۔ لیکن آج بابر اور نویان دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، جس سے دونوں کو مسرت ہو رہی تھی۔ نویان نے بڑے جوش و خروش سے بتانا شروع کیا۔ حکمراں کی طرف سے طلائی کنگن، طرح طرح کے قیمتی ملبوسات، جی ہاں، اور خوبانیاں، بادام کی شیرینیاں، سب کچھ پیش کیا گیا۔ خود آپ کی بڑی خالہ جان مہر نگار خانم صاحبہ نے استقبال کیا۔ مہر نگار خانم قتلوگ نگار خانم کی بڑی بہن اور مرحوم سلطان احمد کی بڑی بیگم تھی۔ عائشہ بیگم کی ماں کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور عائشہ کی پرورش مہر نگار خانم نے ہی کی تھی، جس کے اپنے بچے نہیں تھے۔ اب بھی وہ سگی ماں کی طرح عائشہ کا خیال رکھتی تھی۔ بابر یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اس کی خالہ اس کی ساس بھی ہو جائے گی۔ سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں، نویان نے بتایا۔ ان کے ہاں تو فاقوں پر فاقے ہوتے تھے، بیچاریوں نے روٹی تو جانے کب سے دیکھی تک نہ تھی، آٹا سونے کے عوض بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ خانم نے مجھ سے کہا اور رو پڑی پھوٹ پھوٹ کے، کہنے لگیں کہ پیٹ کی آگ چوکر کی روٹیوں سے بجھایا کرتی تھی، ان کے ہاں لکڑیاں بھی نہیں ہیں، سردی کے مارے ٹھٹر رہی ہیں۔ خواتین کے ساتھ بائے سنکور نے واقعی اتنا بے رحمانہ سلوک کیا؟ خود مرزا بائے سنکور کو بھی تو آخری دنوں میں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ پورے 7 مہینوں تک محاصرے میں رہنا کوئی ہنسی ٹھٹا تھوڑی ہے۔ سڑکوں پر لاشیں پڑی رہتی تھی۔ شہر شدید غذائی قلت کا شکار تھا۔ غریب لوگ تو کتوں تک کو کھا گئے۔ ہمیں ان ساری باتوں کی پوری طرح خبر نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے ہاں سے واپس لوٹتے ہی قاسم بیگ صاحب سے ملاقات کر کے مختصر ساری صورتحال بتا دی ہے۔ 1 ارابہ آٹا، چاول، 1 ارابہ لکڑیاں اور 10 بھیڑیں، یہ سب میں نے اپنی نگرانی میں خانم صاحبہ کے ہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں۔ نویان کوکلتاش چند لمحات تک خاموش رہا، پھر پراسرار انداز سے مسکرایا۔ اب وہ عائشہ بیگم کا تذکرہ کرنے جا رہا تھا۔ بابر نے بے صبری سے ہاتھ جھٹک دیا۔ بتاؤ نویان، بتاؤ بھی۔ گلٹ کے کام کے دیوان خانے میں جو تقریباً ایسا ہی تھا، نویان نے دیواروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ سفید جالیدار برقعے میں ملبوس عائشہ بیگم نے ملاقات کی۔ نویان ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ دراصل عائشہ بیگم اسے پسند نہیں آئی تھی۔ نقاب سے ڈھکے ہوئے چہرے کو تو وہ نہیں دیکھ سکا تھا، پر قد بہت چھوٹا سا تھا اور دبلی سی نظر آئیں۔ خوش آمدید، انہوں نے کہا، اور ان کی آواز بڑی شیریں، نازک اور صاف تھی۔ کیسی بے انصافی ہے یہ، بابر نے سوچا۔ وہ عائشہ کی یاد میں تڑپتا ہوا اندجان سے سمرقند تک آ گیا تھا، لیکن اس سے فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اس کی اجازت ہی نہ تھی۔ دونوں کے درمیان رسم و رواج کی دیواریں حائل تھیں۔ وہ ملاقات کرتا تو چمگویاں ہونے لگتی۔ اس کی بے صبری سے عائشہ کے رشتہ داروں کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی۔ لیکن نویان کوکلتاش کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس بے انصافی کا علاج اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کر سفید ریشم کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ عائشہ بیگم کی طرف سے آپ کو یہ تھیلی آپ کی خالہ جان نے بھیجی ہے۔ بابر نے تھیلی لے کر ٹٹولی تو خالی سی لگی، لیکن جب اس نے منہ پر بندھی ہوئی ڈوری کھول کر اسے الٹا تو اس کی ہتھیلی پر ننھے ننھے 2 ہیرے گر پڑے۔ دونوں ہی قطرات شبنم سے ذرا ہی بڑے، لیکن اپنی جسامت کو دیکھتے ہوئے خاصی وزنی تھے۔ ان کی تابانی راحت و حرارت بخش رہی تھی۔ ذرا اسے الٹ کر تو ملاحظہ فرمائیے، نویان نے کہا۔ تھیلی کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے خوبصورتی سے ٹنگے ہوئے تھے اور اندر ریشم سے بڑی نفاست کے ساتھ 2-1 الفاظ کڑے ہوئے تھے جنہیں بابر پہلی نظر میں دیکھ نہ سکا۔ بس 2-1 ہی، لیکن کتنے شاندار الفاظ، نجات دہندہ کے لیے۔
اور بابر کو یہ الفاظ عشقیہ اشعار سے بھی زیادہ لطیف و شیریں معلوم ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عائشہ بیگم نے یہ الفاظ پہلے ہی سے کاڑ رکھے تھے۔ نویان کی موجودگی میں اس کشیدہ کاری کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔